हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे में होंगे प्यारे साथियों, और आप अपनी इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पहले ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज संडे का दिन है, आप लोग बहुत फ्री घूम रहे हैं। आप इतने फ्री हैं कि कमेंट बॉक्स में पिछले 20 मिनट से बैठकर आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक अजय शर्मा नाम का लड़का था, हम उसके कमेंट्स देखे, हमें बहुत गलत लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी क्लास में आकर आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपका भाई पवन मुरल एक बार आपसे फिर से बोलता हूँ कि ये कमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट ना किया करो बच्चों। क्लास जब आपको पता है 4 बजे होनी है या 3 बजे जो क्लास होनी है, उस क्लास में टाइम पाया करो, ठीक है। आप सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। ये क्लास आपकी आज सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम करेंगे बेटा लगभग 100-150 सवाल, और ये क्लास आपकी लगभग 1 से 1.5 घंटे चलेगी। तो सभी बच्चे तैयार हो? सभी बच्चे तैयार हो? कौन कौन आ चुके हैं भाई देख लेते हैं एक बार। सत्यम जी आ चुके हैं, यमन जी आ चुके हैं, प्रियंका आ चुकी हैं, रोहित आ चुके हैं, प्रिया आ चुकी हैं, विजय आ चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के नाम लेना तो इम्पॉसिबल है। चलिए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको लेके चलता हूं। पहले आपको एक खुशखबरी दे दूं, जो मैंने आज आपसे सुबह वादा किया था कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स होंगे। पहले आपको बता दूं, डेमो दिखा देता हूं आपको कैसे नोट्स होंगे जो आज आपको दिए जाने वाले हैं बच्चों। ये रहे हैंड रिटन नोट्स, ये देखो, ये आपको सब कुछ दिख रहा है ना। कुछ इस तरीके के आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, मतलब जो हाथ से बने गए हैं। ये बिल्कुल एक पॉइंट, जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सबसे पहले पढ़ा है, तो उसे जो बच्चे ने लिखा है कि एक चीज आपको क्लियर की जाएगी, बाइलैंग्वेज ये सब चीजें होगा। तो दोस्तों देखो, ये सारा पेज आपको सब कुछ मिलने वाला है आज। ये परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इनको मैंने अपने हाथ से तैयार करवाया है बैठा के बच्चे को कि भाई ये चीज लिखो, ये चीज लिखो, ये चीज लिखो। तो ये सब चीज आज आपको मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना है। जो आपसे वादा किया था हैंड रिटन नोट्स का, उसे मैं पूरा करूंगा, ये आपको आज देकर जाऊंगा। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन रहेगी फाइल हमारी। अभी आपको बता दूं, सिर्फ 15 मिनट के लिए फाइल ओपन करूंगा ऐप पर। आप 15 मिनट में जो भी बच्चा डाउनलोड कर लेगा उसका हो जाएगा, और जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। मर्जी आपकी है। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट। तो तैयार हो? 15 मिनट में कर लोगे सभी डाउनलोड? कहां मिलेगी तो बेटा अभी आपको बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। ये आपको ऐप में मिलेगी, कैसे मिलेगी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी चलते हैं आज हम क्लास की तरफ। और बच्चों, कौन कह रहा था कि गुरुजी आप कह के चले गए हमको पीडीएफ नहीं मिली? पीडीएफ जो आज सुबह पढ़ाया था उसकी पीडीएफ देखो, ये रही। उसकी पीडीएफ ये रही बच्चों, जो तुम्हें आज पढ़ाया सुबह, ये वो पीडीएफ है बेटा जो आज सुबह, यही तो हुई थी क्लास। आज सुबह यही तो क्लास कराई थी, हमें इनसे बड़ी उम्मीद थी। आज फाइनल में ये भी बेचारे जल्दी आउट हो गए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की ये सारी पीडीएफ और ये हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको क्लास के बाद जरूर मिल जाएंगे। घबराने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें नोट्स नहीं मिला, ठीक है। हर बच्चा जो भी यहाँ जुड़ा है मुझसे, वो सारे नोट्स लेकर जाएगा। लेकिन मैं उस फाइल को सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन करूंगा। उस 15 मिनट में ही आपको सारी चीजों कर इनको बेटा डाउनलोड करके जाना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताइए जरा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए, बताओ बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? बोलो जरा। सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, पता है सुबह मुझसे तैयार नहीं हुई थी तो मैंने 10 बजे के लिए बोल दिया। 10 बजे मुझसे तैयार नहीं हुई तो मैंने इस टाइम के लिए बोल दिया। बच्चों को लगा कि यार गुरुजी ने तो हमसे धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया। ये क्लास मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूं, बस सिर्फ पीडीएफ देने के लिए। और क्लास बहुत शानदार होगी बच्चों। देखो, ये दोनों पढ़ते हैं आपके पाकिस्तान में, और ये कहां पड़ता है? गुजरात में। यानी कि लोथल एक बंदरगाह नगर भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक बंदरगाह नगर भी था, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आता है। ये सवाल तो आपके कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, महान स्नानागार की अगर मैं बात करूं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल, कहां पे प्राप्त हुआ था? तो भैया ये हुआ था आपके मोहनजोदड़ो में। इसी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसी को हम लोग मृतों का टीला बोलते हैं, ठीक है भैया। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है?
जितेंद्र मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना होगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट का समय दूंगा। जिसने डाउनलोड कर लिया, बाकी उसका डाउनलोड नहीं होगा। होगा कहां पर? ऐप पर। कैसे होगा वो मैं क्लास के बाद बताऊंगा, अभी नहीं। अभी पहले पढ़ो वेद शब्द का मतलब क्या होता है। वेद शब्द का मतलब क्या होता है? तो बेटा वेद शब्द का मतलब होता है नॉलेज। वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है बच्चों? वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। अगर ये क्लास आज आप लोगों ने एक एक बार शेयर कर दी ना, तो हर बच्चे तक मेरी पीडीएफ पहुंच जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको 576 पेज की पीडीएफ है, 576 पेज की पीडीएफ। समझ रहे हो? पूरी पॉलिटी इसमें मैं आपको दे रहा हूं, अपने हाथ की लिखी हुई पूरी पॉलिटी। और बच्चों पूरा का पूरा आपको स्टैटिक जीके दे रहा हूं, या स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर इन 542 में। तो आज आपको शेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी मर्जी तुम्हारी है बच्चों, क्योंकि तुम मानते तो किसी की हो नहीं। अगला देखिए, अगला सवाल है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जवाब दो। जितेंद्र परेशान मत हो, जब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपको पीडीएफ देकर जाऊंगा तो जाऊंगा, बस बात खत्म। सवाल है कि वेद शब्द का मतलब क्या होता है? आपने बताया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तो बच्चों सबसे प्राचीन वेद है आपका कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। जिसकी अगर मैं बात करूं, इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, जिन्हें श्लोक भी कह सकते हो, 10,464 रचनाएं भी हैं। एक सवाल पूछता, जादू टोना किस वेद में आते हैं? आपने देखा होगा गांव में बहुत सारी चीज चलती है कि हमारी तो लड़की पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारी तो बहू पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे घर पे ही किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे तो परिवार पे किसी ने कुछ कर रखा है, हमारे सुनता ही नहीं है। तो बच्चों जो आप सुनोगे ना जादू टोना, क्या सुनोगे? जादू टोना, टोटका, ये सारी चर्चा कहां पर है बच्चों? ये आपके अथर्ववेद में है, जो सबसे छोटा वेद है। अब अगर मैं आपको लेके आऊं संगीत का वेद किसको बोला जाता है? तो बेटा वो बोलते हैं सामवेद को। किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये आया, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ये सवाल पेपर में आ चुका है। एमटीएस के पेपर में पूछा गया सवाल कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ये एमटीएस के पेपर में आया था, मई में जो पेपर हुआ था बच्चों। बताइए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या 21? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पुराणों की जो कुल संख्या है वो है आपकी 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18, जिनमें प्रमुख है आपके मत्स्य पुराण, जो सबसे प्राचीनतम पुराणों में से एक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जाता है यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में होते हैं? चलिए अगर हम इसका ऑप्शन आपको बताएं, आपको तुक्का भी लगाना हो, तो इसमें ना तो ब्राह्मण ग्रंथ है और ना ही इसमें सामवेद है। अब आपको 2 ऑप्शन बचे हैं, ए या डी, तो क्या आंसर लगाओगे भाई? अब या तो आंसर ए है या डी है, बी सी तो है नहीं भाई। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो कहां जाओगे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तब आप जाओगे सर जी यजुर्वेद की तरफ। अगला देखिए, सवाल है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया बच्चों? सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। एक सेकंड रुकना बच्चों जरा। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है सत्य की जीत। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे लिया कहां से गया बच्चों, ये ध्यान रखना, इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसे कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां किया गया है? गोत्र, गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहां किया गया है? ध्यान रखना, आज की क्लास से आपके एमटीएस के पेपर में, जो आप 13 जून से 19 जून को देने जा रहे हो, 13 जून से या 19 जून को आप देने जा रहे हो, या अगले एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 3 नंबर का वादा कर रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन का वादा कर रहा हूं आपसे। इस क्लास को अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो देखो भैया, सवाल है कि गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में। मैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ लिखा हूं, आपको यह बात पढ़ता होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा बेटा आपका कुछ लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सीजीएल सीएचएल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या होता है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या होता है? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स ध्यान रखना। मैंने आपसे पूछा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या होता है? बच्चों जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा इसके 5 आधारभूत मूल्य होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, समझ लो कौन कौन से होते हैं? सत्य, अस्ते, सत्य, अस्ते,
अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बच्चे ध्यान रखना, ये 5 होते हैं। अब इनमें से कौन सा है मैच हो रहा बेटा? इनमें से मैच हो रहा है आपका ब्रह्मचर्य। अगला देखिए सवाल क्या कहता है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? ऐसा कौन? भाई 700 बच्चे देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं 200, बाकी 500 के लड्डू खाने आए हो भाई? आप भी तो जवाब दो। आप क्यों जवाब नहीं देते बच्चों, ये बताओ। आपको जवाब भी देना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिनका एमटीएस का परसों पेपर है, पूरी क्लास में बने रहना, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे पढ़ाऊंगा इस क्लास में, लास्ट तक देख लेना बच्चों। सारी पीडीएफ लेके जाना, कभी आपको लगे पीडीएफ कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो मैंने आपको बताया अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा अगर आप लास्ट तक लगे रहो तो। समझ रहे हो ना? सवाल देखिए, 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें किया गया? तो 2 ग्रंथों में किया गया है। भैया अगर आपसे पूछे बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो ये तो है बौद्ध धर्म का, ये तो है बौद्ध धर्म का। अगर आपसे पूछे जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है, जैन धर्म का, तो वो हो जाएगा आपका भगवती सूत्र। कौन सा हो जाएगा भैया? भगवती सूत्र। दोनों ध्यान रखना, एक हो जाएगा भगवती सूत्र और दूसरा हो जाएगा आपका अगुत्तर निकाय। धर्म भी बता दिया, ये बौद्ध धर्म का और ये जैन धर्म का। अगला देखो, अगला सवाल आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बताइए भाई, गलत हो या सही हो, जवाब सबको देने हैं, जवाब सबको देना है बच्चों। सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका जवाब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा बच्चों। बोलिए बच्चों, जवाब दो। आप सीजीएल का पेपर दो, सीजीएल का पेपर दो, सीएचएसएल का दो, एमटीएस का दो, बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास। चले भैया, चलो। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये किसको भेजा गया था? ये भेजा गया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, आप जानते हैं, जिसका नाम था इंडिका। इसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगला सवाल आता है, भाग एवं बलि क्या थे? भाग एवं बलि क्या थे? तो बच्चों बलि क्या होती है? बलि होती है स्वेच्छा से किया गया दान। बलि होती है स्वेच्छा से किया गया दान। बच्चों राजस्व का ये एक स्रोत था, है ना? चलिए, स्वेच्छा से किया गया दान। अगला देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है बेटा, वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, राजनीतिक जीवन से संबंधित है। ये राजनीति से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है? अगला देखिए, सीजीएल के लिए भी क्लास है बेटा, ध्यान रखना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जहां जीएस आती हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके लिए संबंधित है? बताइए। जो बच्चा मेरे नोट्स चाहता है फ्री में मिले, जो बच्चा चाहता है आज की पीडीएफ फ्री में मिले, उनके लिए ये क्लास है। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे हैं? ये रहे हैंड रिटन नोट्स। जो बच्चा कहता है गुरुजी हैंड रिटन नोट्स दिखाओ, कहां है? ये रहे। इनकी पीडीएफ नहीं बनी थी तब तक सुबह तक। ये पीडीएफ में देखो, ये रहे। कितने दिखाऊं मैं आपको? ये देखो, ये सब आपको मिल जाएंगे। एक एक पॉइंट लिखी हुई आपको बता रहा हूं, मेरे हाथ से लिखा गया सब चीज, हाथ से पढ़ाई गई सब चीजें। अगला देखिए, आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप जानते हैं, ये स्मिथ जी ने कहा था इनको। अगला सवाल, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट किया था। सवाल यह है बच्चों कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, वह कौन सा गुप्त वंश का राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को एक्सेप्ट किया था? बच्चों मैं फिर से आपको कह रहा हूं, समझ रहे हो ना? मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आज की तीनों क्लास की पीडीएफ, 8 बजे वाली क्लास की, 10 बजे वाली क्लास की और 4 बजे वाली क्लास की, ये तो पीडीएफ, और मेरे हैंड रिटन नोट्स, ये तीनों अगर आपको चाहिए तो आपको आज 5:30 तक का वेट करना होगा। मैं माता रानी की सौगंध खा के कहता हूं, अगर मैं आपको नोट्स ना दे के आऊं तो मैं आज के बाद आपकी क्लास में नहीं आऊंगा। ये ध्यान रखना, ये 5:30 पर आपको पूरे पीडीएफ और नोट्स सब कुछ देकर जाऊंगा। लेकिन मैं लिंक सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन करूंगा। जो बच्चा 15 मिनट में कर लेगा, बाकी को नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो बच्चों वो कौन थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जी। अगला देखो, कौन सा वो शासक था जिसके सिक्कों पर संगीत के प्रति उसका प्यार दर्शाया गया था? बताना जरा भैया।
संगीत के प्रति प्यार किसने दर्शाया है? मतलब अगर मैं बात करूं बच्चों समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को उनके सिक्के पर एक तरफ बेटा समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा है समुद्रगुप्त। क्या लिखा भैया? समुद्रगुप्त। ध्यान रखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट अपनी स्क्रीन पर ये रहा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश बंगाल के किस शासक ने की थी? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल। गोपाल जो कि पाल वंश के फाउंडर थे, और आंसर आ जाएगा आपके धर्मपाल। अगला देखिए, अगला सवाल है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है, शायद आप लोग इसका सही जवाब दे दे, बताइए जरा। भाई आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। आप लोगों से कितनी बार बोल चुका हूं कि भैया वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है बात को। अरे कर भला तो हो भला, औरों की सोच तो अपनी भगवान खुद सोचता है यार। औरों की सोचो, भगवान हमारी सोच ही रहा है। तो बच्चों आपको बता दूं, गुलाम वंश का जो फाउंडर माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, और इसने 1206 में इसकी स्थापना की थी। जबकि अगर आपसे पूछे इसका रियल फाउंडर किसे कहा जाता है, तो बेटा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के नहीं, इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जरा। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? बच्चों ध्यान रखना, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जो अपने खुद के नोट्स आपको फ्री में दे दे। मैं तो यही कहूंगा ना कि पेड बैच में आओ, लेकिन मैं आज आपको फ्री देकर जा रहा हूं ये चीजें, ये ध्यान रखना। तो साथियों प्रथम वैधानिक सुल्तान था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। उत्तर भारत में चांदी का टका और तांबे की जीतल किसने चलाई थी? उत्तर भारत में चांदी का टका व तांबे की जीतल किसने चलाई थी? जवाब दो। उत्तर भारत में चांदी का टाका व तांबे की जीतल किसने चलाई थी? जवाब दे सकते हो। तो बच्चों चांदी का टाका हो, तांबे की जीतल हो, चलाने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश। कौन था भैया? इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 तक भारत में शासन करेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था, उस गवर्नर का नाम क्या है और वह कहां पर हुआ था? देखो ये सवाल है जो सीजीएल के पेपर में आया था। ये वो सवाल है बच्चों जो सीजीएल के पेपर में आया था। बता दो जरा आप आंसर। आप लोगों ने पहले भी तो तैयारी की होगी ना, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था, वह गवर्नर कब आया था, उसका नाम क्या था? तो बच्चों वह आया था 1915 में, उसका नाम था लॉर्ड विलिंगटन, और ये बात है मुंबई की। कौन थे बच्चों? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह सवाल एमटीएस, सीएचएसएल, ग्रुप डी कई पेपरों में लगातार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाब देंगे आप? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो भैया कांग्रेस के अधिवेशन की अगर हम बात करें, देखिए एक बच्चा कह रहा है सर मुझे जरूरत है किसी की पिज्जा खाने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, घर में भी कोई बहन होगी, घर में भी कोई मम्मी पापा होंगे, है ना। चौहान साहब आप थोड़ी शर्म कीजिए, क्या घर में कोई छोटी बहन या बड़ी बहन या कोई डांटने वाला आपको नहीं है? ये जो आप बेहुदा क्लास में मजाक आकर कर रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आप क्लास में कर रहे हैं, शायद अगर आप मेरे सामने होते तो इन शब्दों का प्रयोग आप जिंदगी में कभी ना करते, और इस लाइन को ही आप ना बोल पाते। मैं कोई आपको डांट नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, एक बड़ा भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूं। आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये लड़कियां पढ़ रही हैं ये भी किसी की बहन है, ये भी आप भी किसी के भाई हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको किसी भी कमेंट्स को करने से पहले सोचना चाहिए। मैं चाहूं तो आपको अभी भी ब्लॉक कर सकता हूं, लेकिन साथ ही आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा कहीं ना कहीं। आपके मम्मी पापा ने जो उम्मीद है कि आपके मम्मी पापा को कोई मतलब नहीं कौन पवन मोरल है, उनको कोई मतलब नहीं पवन मोरल कहां पढ़ा रहा है, उनको मतलब सिर्फ आपके सिलेक्शन से है। मुझे वो तब जानेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, मुझे अड्डा को वो तब जानेंगे, आप अड्डा को जानते हैं, आपके मम्मी पापा नहीं जानते। वो तब जानेंगे बच्चों जब आपका सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन ऐसे बैठ कर नहीं होगा कि पिज्जा खाने के लिए मुझे किसी लड़के लड़की की जरूरत है, समझ रहे हो ना।
मैं तो आपको एक बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूं, बाकी एज योर चॉइस बच्चों, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि पवन सर तो दूर है, हम कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, ये आप सोचिएगा मत, आपके मन का वहम है, ऐसा मत करिएगा बच्चों क्लास में। मैं आपसे हाथ जोड़ के इस बात को बोलता हूं, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो 1938 में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी यही बने थे। अगला देखिए, अगला सवाल आता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा जरा। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाब दो। देखिए भैया, अगर मैं बात करूं तो तब थे बेटा आपके कौन? जेबे कृपलानी साहब। अगले देखो, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में हाथ किसका हाथ था? रजिया बेगम को जो हटाया गया था, मैंने रजिया की कहानी आपको बड़े प्यारे रूप में समझाई है कि रजिया सुल्तान ने भारत में 1236 से लेकर और 1240 तक शासन किया है। रजिया ने भारत में 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं इस सवाल का सही आंसर आएगा बेटा तुर्कों के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सवाल का जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसने अच्छे से जीएस पढ़ी है, जिसने अच्छे से इतिहास को पढ़ा है, वरना फालतू बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, इम्पॉसिबल है। बताइए, बोलो भैया इस सवाल का जवाब क्या आएगा? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल का जवाब क्या आएगा, आप लोग तुरंत बताओगे कि सर जी हम बता सकते हैं, उसने इक्तेदारी प्रारंभ किया था। सर इक्तेदारी होती क्या? पहले तो बच्चों को यही नहीं पता। बच्चों इक्तेदारी मैं बता दूं, सैनिकों को वेतन के स्थान पर, सैनिकों को वेतन के स्थान पर जमीन देना, वेतन के स्थान पर जमीन का टुकड़ा देना, जमीन का टुकड़ा देना, ये बेटा क्या कहलाता है? इक्तेदारी। और इसे शुरू करने वाला था इल्तुतमिश। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? इसे आप अंडरलाइन कर लो और लिख लो अपनी कॉपी में कि इस सवाल को 110% एग्जामिनर पूछ सकता है। वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? बड़ी खतरनाक नीति थी बच्चों। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला अगर कोई था तो वो था आपका बलबन। वो कौन था बच्चों? बलबन। और बलबन वही व्यक्ति है जिसने भारत में नवरोज त्योहार को शुरू किया था। किसको? नवरोज त्योहार को शुरू किया था। बलबन वही व्यक्ति है जिसने भारत में सिजदा को शुरू किया था। बलबन वही व्यक्ति है जिसने भारत में पैबोस को शुरू किया था। पैबोस मतलब पैरों को चूमना, सिजदा मतलब सिर झुकाकर सलाम करना। ये जो सिर झुकाते हैं, ये सिर झुकाना और पैरों को चूम कर सलाम करना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला सवाल आता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है बच्चों? तो आपको बता दूं, दूसरा सिकंदर कहा जाता है बच्चों जलालुद्दीन खिलजी। सर बिल्कुल नहीं कहा जाता। मुबारक शाह खिलजी, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। आपको पता है इस मुबारक शाह खिलजी की अगर मैं बात करूं तो दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था और कई बार तो ये नग्न अवस्था में ही दरबार में आ जाता था। अब आप बताओ, जो व्यक्ति दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आता है, क्या उस व्यक्ति को सुल्तान बनाया जाए? उसे तो पीट के भगाया जाए, भागो यहां से, है ना। तो फिर से आपको बता दूं, दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आने वाला, ये तो मुझे पता नहीं कि साड़ी पहनता था या लहंगा पहनता था, लेकिन ऐसा लिखा है किताबों में कि महिलाओं के कपड़े पहनकर आया करता था। इसका सही आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि भारत में शासन करेगा 1296 से लेकर और 1316 तक। इसने अपने जीवन काल में बहुत कम युद्ध हारे थे, इसलिए इसने बोला कि मैं भी अपने आप को सिकंदर घोषित करता हूं, द्वितीय सिकंदर। ये सबसे बड़ा पागल है यार, जिसको राजा होने के बाद पूरी दिल्ली की जनता ने 4 साल तक बड़े आनंद लिए होंगे। क्यों? उनका राजा ही पागल था। आप बताओ, उनका राजा ही पागल था, महिलाओं के कपड़े पहन के आ रहा। अब वहां पे बैठे लड़के तो हंसेंगे ही, सीधी सी बात है। अब क्यों ऐसा करता था ये मुझे नहीं पता। अगला देखिए,
बाजार अधिनियम प्रणाली को किसने अपनाया था? ये वो सवाल है बेटा जो दिल्ली, ऐसा एक बच्चा पूछ रहा है सर ये ऐसा क्यों करता था? हाँ, यहाँ इसमें मैं x + y का सूत्र लगाऊंगा, जब निकालूंगा ऐसा क्यों करता था। ये नहीं पता बेटा क्यों करता था। देखो बच्चों, बाजार व्यवस्था अगर भारत में सबसे पहले किसी ने लागू की तो ये लागू करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी कितना बढ़िया व्यक्ति था। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने, आप चीनी लेने गए, आप में से कोई व्यक्ति चावल, आटा, गेहूं, चीनी कुछ भी लेने गया, एक बच्चा चीनी लेने गया और दुकानदार ने 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर आपको 900 ग्राम दे दी। कितनी दे दी? 900 ग्राम। तो कितनी कम वजन तोली उसने? 100 ग्राम। और इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को अगर पता लग गया ना तो शरीर से मांस काट लेता था। मतलब जितनी चोरी करोगे शरीर से उतना ही मांस काट लेता था। तो भैया आंसर ये रहा, अलाउद्दीन खिलजी। बड़ी खतरनाक नीति थी। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हुआ करता था? बताना जरा। अलाउद्दीन खिलजी के समय देखो, अगर आप आज किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, भाई को, बहन को, मामा जी के यहाँ किसी को, बुआ जी के यहाँ किसी को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी आप देना चाहते हो, तो सिर्फ आज मेरे नोट्स और मेरी पीडीएफ फ्री में दे रहा हूं। सबको जाके क्लास का लिंक शेयर करके आ जाओ कि पवन सर आज फ्री गिफ्ट बांट रहे हैं, है ना। चलिए, इसके बाद आपको बता दूं बेटा, ये थे आपके राजा रामचंद्र देव जी। अगला देखिए, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था? आप जानते हैं सिख धर्म में कुल गुरु हुए हैं 10। आपको ये पता होगा बच्चों कि सिख धर्म में जो गुरु हुए हैं वो टोटल गुरु हुए हैं 10। हम प्रणाम करते हैं सबसे पहले गुरु को। गुरुओं को याद करने का तरीका हमने आपको बता रखा है, NAARA ये हमने आपको याद करने का तरीका बता रखा है। उनमें से पहले कौन थे? तो बेटा पहले थे आपके गुरु नानक जी। सवाल भी तो यही पूछा है, गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक के बाद में श्री गुरु अंगद जी थे। अंगद जी ऑप्शन में है, ये रहा आंसर, बात खत्म हो गई। ऐसे निकाला करो, ठीक है भैया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो अगला सवाल बताओ, इन वंशों को क्रम से लगाओ और जो लगाएगा वो मेरी नजर का टॉपर बच्चा होगा। जो बच्चा इन्हें क्रम से लगा देगा वो बच्चा मेरी नजर का भाई टॉप बच्चा होगा। आपको बता दूं, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और आपका इलबरी वंश, इन्हें क्रम से लगाने वाला बच्चा मेरी नजर में आज हीरो बन जाएगा। बता दो जरा कौन बच्चा लगा रहा हीरो आज? हम तुम्हें चाहते हैं, बोलो भैया। आप ही तो परिवार हो, आप ही तो घर हो, आप ही तो बाहर हो, आप ही अपने हो, आप ही सब कुछ हो बच्चों। आपके लिए ही हम लोग देखो संडे में अपने घर नहीं, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे लगे होते हैं। आपको मेरी ट्रिक याद होनी चाहिए, जीके तो जब मोरल सर पढ़ाते हैं, कौन? जब मोरल सर पढ़ाते हैं जीके तो सरल लगती है। देखो जीके तो सरल लगती है। हमने आपको बताया सबसे पहले पे गुलाम वंश, गुलाम है हो गई ऑप्शन में नहीं, तो गुलाम वंश के कई सारे नाम थे आपके, इलबरी वंश, मामलूक वंश, ये इसी के नाम थे। तो इलबरी तो ये रहा, तो 4 से ऑप्शन शुरू हो जाएगा, 4 से ये रहा, 4 5 1 3 2। एक शब्द पकड़ते ही आंसर आ गया, एक शब्द पकड़ते ही। बताओ कोई कह रहा गुरुजी ए है, कोई कह रहा बी है, कोई सी कह रहा है, डी आंसर इसका है। 4 5 1 3 2। चलो बहुत बढ़िया भैया। अगला सवाल देखिए, लोधी वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? लोधी वंश, जो लोधी डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लोधी वंश भारत में खत्म होगा और भारत में मुगल एम्पायर शुरू होगा। लोधी वंश में 3 राजा हुए हैं, जिनमें पहले का नाम था बहलोल लोधी, ये थे आपके संस्थापक। लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है तो वो सिर्फ सिकंदर लोधी से पूछा जाता है। बताइए आगरा नगर किसने बसाया? आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने बसाया। पहला सवाल, वास्को डी गामा किसके समय में भारत आया? तो बेटा वो सिकंदर लोधी के काल में समय आया। वास्को डी गामा इसके समय में भारत आया। अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम कौन था, तो बेटा अंतिम ये रहा, और युद्ध के मैदान में भी यही मारा गया। युद्ध के मैदान में भी यही मारा गया था। ध्यान रखना, पीडीएफ का ऑप्शन सिर्फ 15 मिनट के लिए दूंगा, 15 मिनट में डाउनलोड करनी होगी, इसलिए कह रहा हूं क्लास में बने रहो। बताऊंगा बेटा आपको कैसे डाउनलोड होगी, सारे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। चलो अगला देखिए, अगला सवाल देखो बच्चों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? मैं तो अभी बता गया हूं,
मैं तो अभी बताकर आया हूं बच्चों। यार एक बार जितने बच्चे देख रहे हो, क्या उतने बच्चे वीडियो को लाइक कर सकते हैं? आने वाली 1 मिनट में जितने बच्चे देख रहे हैं मुझे, क्या उतने ही बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे? यस या नो में जवाब चाहिए। अगर आप अपना मानते हैं तो कर दो, नहीं कर रहे हो तो बेटा कोई बात ही नहीं, फिर क्या कहा जा सकता है। चलो बेटा, संडे के दिन परचम बैच में क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे को नहीं होती क्लास। तो भैया जी आपको बता दूं, ये था आपका लोधी वंश का अंतिम शासक, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ बीबी का मकबरा कहां है, या बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? कई बार सवाल पूछा गया, बीबी कौन थी? क्या आपकी बीबी थी? क्या आपकी बीबी थी या किसी और की बीबी थी? नहीं, आपकी बीबी नहीं थी तो किसकी बीबी थी? ना हमारी बीबी थी तो फिर किसकी बीबी थी? ये बीबी थी कौन? ये बीबी थी बेटा रबिया दौरानी। इन बीबी को कहा जाता है राबिया दौरानी। क्या बोलते हैं दोस्तों? राबिया दौरानी। या इनका एक और बड़ा प्यारा नाम है दिलरास बानो बेगम। क्या नाम है दोस्तों? दिलरास बानो बेगम। बच्चों दिलरास बानो बेगम है, बात क्लियर हो गया। इन्हीं का नाम बीबी नाम था। और बच्चों ये औरंगजेब की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की पत्नी थी। इसी औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु को मृत्युदंड दिया था, यह भी आपको पता होगा। और इस बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे दूसरा ताजमहल बोलते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेबी ताजमहल किसे कहा जाता है? कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि बेबी ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओगे जरा, बेबी ताजमहल किसे कहा जाता है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि भाई बेबी ताजमहल किसको बोलते हैं, तो जवाब किसी का नहीं आया अभी भी। हम तुम्हें चाहते हैं। बेबी के ताजमहल, बेबी का ताजमहल कहां है? आगरे में है। कहां पर है बच्चों? आगरे में है। और ये कहा जाता है गयास बेग के मकबरे को। किसको कहा जाता है? गयास बेग के मकबरे को कहा जाता है, जो कि नूर जहां की मम्मी के हस्बैंड थे, नूर जहां के पापा थे, आप ऐसे बोल सकते हो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नहीं, यलगार बैच में भी नहीं होती संडे को। सवाल का जवाब दिया जाए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? भाई हम तो करवाए नहीं, तो फिर कौन करवाया? बच्चों ये करवाने वाला था औरंगजेब। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये ध्यान रखना, अगर हम आपको बताएं 2 बार राज्याभिषेक 2 का हुआ है, एक हुआ है औरंगजेब का, दूसरे का नाम कोई बच्चा बता दे आप में से। ये तो सबने रट रखा है कि 2 बार और औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ, दूसरे का नाम बता दो जरा कौन थे। अगर आप में से कोई शेर ऐसा बनता है बता दे मुझे बिरला कि हाँ दूसरा कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, बता तो जरा। बोलो बच्चों, हमने कहा है आपसे कि 2 बार राज्याभिषेक 2 व्यक्तियों का हुआ है। पहले का नाम तो दुनिया जानती है, तो दूसरे का नाम बताओ कौन था। तो बच्चों दूसरे का नाम कौन था? आपको मैं बता दूं, दूसरे का नाम था हुमायूं। इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अगला देखो, लेकिन पूछा नहीं जाता कभी भी। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की है? वो कौन व्यक्ति थे जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किए हैं? तो ये इतिहास करने वाले एमएल नेहरू जी। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? कई बार पेपर में आ चुका है। एक कह रहा गुरुजी तुमने गाना क्यों गाया? ओ माय गॉड, गाना गा दिया, बड़ी दिक्कत हो गई। तो अब तो तुम्हें नींद नहीं आएगी बिना गाने सुने। अरे पढ़ लो यारो, नीतीश भाई पढ़ लो। तो भैया ये कर रहे थे अपने नेहरू साहब। अगला देखिए सवाल, अगला इसे बोलते हैं व्यापक या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? हिंदी में बताऊं तो राज्य हड़प नीति। हिंदी में बोलूं तो बेटा इसको राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति भारत में कौन लेकर आया था? ये सुन लो। आज ठीक 5:15 पर आपको मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मेरी पीडीएफ आज सुबह की तीनों क्लास की 8 बजे, 10 बजे और 4 बजे वाले की तीनों एक साथ मिल जाएंगी 5:15 पर, यानी कि अभी 40 मिनट वेट करना है। तो बच्चों इसका संबंध है लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। अगला देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? थोड़ा सा पढ़ना और तब इस सवाल का जवाब देना।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रियतम घटना कौन सी है? तो बच्चों पहली घटना की अगर हम बात करें तो पहली घटना कौन सी है? वो पहली घटना है इनमें से बेटा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। समझ रहे हो ना, इसमें पहली घटना, क्योंकि पहली घटना हुई दिल्ली मेरठ में, और मेरठ के बाद हम कहां पहुंचे? दिल्ली में। मेरठ के बाद कहां पहुंचे थे? दिल्ली में। दिल्ली के बाद गए थे हम कहीं और। अगला देखिए, अगला सवाल आता है मंगल पांडे कहां से जुड़े थे, किस क्रांति से जुड़े हैं? मंगल पांडे आप जानते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने चलाई थी। सबसे पहले शहीद कौन हुए? मंगल पांडे हुए। तो मंगल पांडे से तो सवाल बनता है। पहला सवाल, मंगल पांडे बेटा आपके बैरकपुर से जुड़े हैं। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन सी? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। लेकिन ये जब ये भर्ती हुए थे बेटा तब ये 19वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। किसके? 19वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, है ना। अगला सवाल तो ये आता है इन्होंने गोली कब चलाई थी अपने 2 अफसरों पर? मंगल पांडे ने अपने 2 ऑफिसर्स को गोली कब मारी थी? तो बच्चों ध्यान रखना, मंगल पांडे ने अपने 2 ऑफिसर्स को गोली मारी थी 29 मार्च 1857 को। कब? 29 मार्च 1857 को। और यह भी मैं आपको बता दूं बच्चों, इन्हें फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ये दोनों तीनों डेट याद रख लो। इन्होंने यहां पर गोली मारी और यहां पर इनको फांसी की सजा हुई थी। किसकी? फांसी की सजा हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बताइए भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलो। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में पास हुआ था। और ये कब की बात है बच्चों? 1856 की बात है, वो भी इसी के समय की बात थी। अगला देखिए, बताओ जरा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? यह सवाल ना जाने पेपर में 10 बार आया है, 12 बार आ चुका है, 15 बार आ चुका है, और बच्चे फिर भी इस सवाल का जवाब गलत करते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस के गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? बच्चों गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे लंदन में। यहीं पर गांधी जी को एक बेवकूफ ने नंगा फकीर कहा था, इसलिए गांधी जी वापिस आ गए थे नाराज होकर। और गांधी जी ने जो सम्मेलन में भाग लिया था वो 1931 में लिया था। कब लिया था बच्चों? 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा बच्चों? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलिए अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखो बच्चों मैं फिर से बता दूं, जो भी बच्चा क्लास छोड़कर जाएगा माता रानी की सौगंध अपना नुकसान करके जाएगा। आज मर्जी तुम्हारी है, आप पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन तुम अपना नुकसान करके जाओगे आज। क्योंकि मैं वो नोट्स आपको देने वाला हूं जो मैंने बच्चे से बैठ बैठ के बनवाए हैं। बना बेटा, इसको ऐसे बना, इसको ऐसे बना। जिंदगी में हर चीज रोज नहीं मिला करती, ये ध्यान रखिएगा। कभी भगवान हर किसी को मौका देते हैं, लेकिन बच्चों मौके बार बार नहीं देते, एक बार देते हैं। ये पीडीएफ का मौका आज दे रहा हूं मैं आपको, फिर नहीं दूंगा। बच्चों ये कौन कर रहे थे? आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने यहीं पर एक नारा दिया था, करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो। ये नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो 1942 में। और 1942 में ही गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। एक अंग्रेज अधिकारी गांधी जी को यह बोल रहा है और एक अंग्रेज अधिकारी गांधी जी को बोल रहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बोल रहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक बोल रहा है कि दलाल है। ये तो मामला अलग अलग हो रहा है। तो बच्चों ये कौन कह रहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे थे और ये कह रहे थे लिनलिथ को। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बोलो भैया।
हमने तुमको जहां। खुश रहो, मस्त रहो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बोलो भैया। चले दोस्तों, वो कौन थे आपके? नेहरूजी साहब। अगर मैं नेहरूजी की बात करूं तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखना। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, इन घटनाओं को क्रम से लगाओ। इन घटनाओं को क्रम से लगाओ, कौन सी घटना कब हुई है ये बताओ। इन घटनाओं को क्रम से लगाओ कि कौन सी घटना कब हुई है। तो बच्चों आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था जी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 1919 को। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। चोरा चोरी कांड हुआ 1922 में। कब हुआ? 1922 में। रोलेक्ट एक्ट हुआ 1919 में। अब यहां मामला गड़बड़ा गया भाई। पहले पे आएगा 4। अब 4 किस ऑप्शन में? मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। 4 किस ऑप्शन में? ना तो ये होगा ना ये होगा, बस बात खत्म। ये रहा इसका आंसर। 4 3 2 1 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अरे भैया सबसे पहले यार यही तो आंसर है, चंपारण 1917। अगला देखिए, अगला सवाल है चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो बच्चों चोरा चोरी कांड की अगर मैं बात करूं, चोरा चोरी कांड था क्या? देखिए पुलिस ने गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को एक आग लगा दी, जिसमें कुल मिलाकर 21 सिपाही, एक दरोगा जिंदा जल जाते हैं, है ना। तो भैया ये घटना है आपकी फरवरी 1922 की, 5 फरवरी 1922 की। पूर्ण स्वराज संकल्प, ये तो मैं अभी करा चुका हूं आपको, अभी कराया सवाल। तो अगला देखो, ये भी करा चुका हूं। ये दोबारा कैसे आया भाई? ये सवाल दोबारा कैसे आए? ये दोबारा कैसे आए सवाल? चलो भैया आज थोड़े साइंस के 5-6 सवाल करके बताओ। तो साइंस के 5-6 सवाल करो। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? चलो जी, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? अंग, ऊतक, कोशिका या डीएनए? किसे कहा जाता है बच्चों? आपको पता है जो मेरा बैच आ रहा है अखंड जीएस बैच, आपको बता दूं जो मेरा बैच आ रहा है अखंड जीएस बैच, जिसमें मैं पूरी जीके पढ़ाने वाला हूं थ्योरी, और उसमें पहली डेमो तुम्हें मैं बायोलॉजी की दूंगा। बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो बच्चों जीवन की मूलभूत इकाई अगर मैं बात करूं तो ये होती है आपकी कोशिका। कोशिका का निर्माण कैसे होता है आप जानते हैं? सबसे पहले ये सुनो कि हमारी बॉडी कैसे बनती है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि कोशिका कैसे बनी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ही बनी यूनिट, यूनिट से बने सेल। सुनते रहना बच्चों, ध्यान देना इस पॉइंट पर। हमारे शरीर में बहुत सारी इकाई बनी, इकाई से बनकर बनी एक कोशिका। जब बहुत सारी सेल बनी तो बहुत सारे बने सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने बेटा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनी आपकी बॉडी। क्या बनी प्यारे साथियों? बॉडी। ऐसे बनता है शरीर, ऐसे बनता है शरीर। सुन लो 1 मिनट के लिए। बहुत सारी इकाई से बनी कोशिका, कोशिका से बने ऊतक, ऊतक से बने अंग, अंग से बने अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बना शरीर। बन गया शरीर। चलो अगला देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल मैं आपको बता दूं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करें तो यह किया था 2 व्यक्ति थे, जिसका एक का नाम था स्वान और दूसरे का नाम था स्लाइडेन। ये ध्यान रखना, 2 भाई थे, एक का नाम था स्वान और दूसरे का नाम था स्लाइडेन। इन दोनों ने किया था। है कहीं जी ये रे स्वान स्लाइडेन। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? भैया इस सवाल का जवाब तो तुम सब दो जरा। मैं 5 सेकंड का नहीं, 20 नहीं, 30 सेकंड का वेट कर रहा हूं सबके जवाब जानने के लिए। क्या इस सवाल का जवाब आप सब दे सकते हो? क्या इस सवाल का जवाब आप सब दे सकते हो? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो बच्चों कोशिका का ऊर्जा घर की अगर हम बात करें, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वो किसको कहा जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है एकदम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, तुक्का मत लगा ना भैया। अगर मैं आत्महत्या की थैली कर रहा हूं तो वो ना तो न्यूक्लियस का कहा जाता है, ना राइबोसोम को, ना गाल्जी काय को, तो लाइसोसोम को कहा जाता होगा। बिल्कुल ठीक है। अगला देखो,
विषाणु की खोजकर्ता कौन थे भैया? विषाणु की खोजकर्ता कौन थे? विषाणु की खोजकर्ता कौन थे बच्चों? ये आपको बता दूं, ये सब मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ये थे आपके इनोवास की। अगला देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? इस सवाल का जवाब आप सब बच्चों को देना है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। तो गुरुजी हड्डी होती है 206। हड्डी कितनी होती है? 206। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कान में कितनी हड्डी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कान में कितनी हड्डी होती है, एक कान दो ही कान, तो एक कान में कितनी हड्डी होती है बच्चों? एक कान में कितनी हड्डी होती है? जवाब दो। एक कह रहा जी 12 हड्डी होती हैं। वाह वाह बेटा, साइंस वाले स्टूडेंट, वाह गजब। एक कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं? अभी जवाब नहीं मिल रहा है भैया, ध्यान रखो। 3 इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कान की 3 हड्डियों के नाम बताओ तो घूम जाओगे, गुरुजी ये तो हम पढ़ा ही नहीं हूं। तो भैया कान में 3 हड्डी होती हैं, जिसका वजह से एक का नाम होता है मेलिस, पहले का नाम मेलिस, दूसरे का नाम इनकस और तीसरे का नाम होता है स्टेपिच। और जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ना बेटा, वो स्टेपिच ही होती है। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिच होती है, जो कान में पाई जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेडियस और अल्ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं रेडियस और अल्ना ये कहां की हड्डी के नाम है? रेडियस और अल्ना ये कहां की हड्डी के नाम है? तो बच्चों रेडियस हो या अल्ना, ये दोनों हाथ की हड्डी के नाम है, ये हाथ की हड्डी के नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं टिबिया या फिबुला, टिबिया या फिबुला, फिबुला ये कौन सी हड्डी के नाम है बच्चों, बताएंगे? टिबिया और फिबुला ये किस हड्डी के नाम है? तो बच्चों ये पैर की हड्डी के नाम है। किसके? ये पैर की हड्डी के नाम है। मैं आपसे पूछूं पटेला ये कौन सी हड्डी का नाम है? तो घुटने के ऊपर जो गोल गोल गुट्टी सी रहती है ना भैया, वो ये आपका पटेला, वही क्या आपकी वो पटेला है। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताओ जरा, शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जवाब दो। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी तो गुरुजी हमको पता है, सबसे छोटी ये रही, सबसे बड़ी ये रही। जांग की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। एक जांग की होती है, एक कान की होती है, बात खत्म होगी। अगला देखो, अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है? बच्चों अगर सवाल आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड, तो आपका जवाब आएगा सर पैनक्रियाज। आपका आंसर आएगा पैनक्रियाज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो बच्चों फिर आंसर आएगा यकृत। क्या आएगा? यकृत आएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? चलो बच्चों ये हमने साइंस के पढ़ लिए, बाकी साइंस तो मैम आपको पढ़ाती हैं, हम तो बस पीपीटी में आज 5 सवाल लेकर आए थे। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कहां है बच्चे? हाँ आ जाओ, आइएगा जरा, अब आ जाओ भैया। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जवाब देना जरा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं मिक्स इकोनॉमी कैसी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तो बच्चों जहां पर प्राइवेट क्षेत्र और गवर्नमेंट क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हों, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हों, वही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ रहे हो ना? तो बहुत बढ़िया, आपकी स्क्रीन पर आपने आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल होता है बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाल लेना इस सवाल को, ये पेपर में पूछा गया सवाल है। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है ना? चलिए सर पोल लगाओ। नहीं बेटा आज ऑफिस में ज्यादा लोग आए नहीं है तो पोल नहीं लगेगा। ये आप बिहार पुलिस के भी ले सकते हैं, तो ये एडम स्मिथ ने कहा था। अगला देखो, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोला जाता है दोस्तों?
अगर मैं आपसे पूछूं कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, मार्केट बंद है, मार्केट से मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां ना तो किसी प्रकार का एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि आयात और निर्यात बिल्कुल बंद हो जाए, आयात और निर्यात बिल्कुल बंद हो जाए बच्चों, वो क्या कहलाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। पूछा गया सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है, ये पूछा गया सवाल है और कई बार आपके पेपर में आ चुका है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है। एक बच्चा बोल रहा भैया गर्मी नहीं लग रही, इतनी तेज एसी चल रही है, इसमें भी सर्दी लग रही है, तुमको क्या बताएं, हम यहाँ शिमला में पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों ये होते हैं आपके असंगठित क्षेत्र। कौन से? असंगठित क्षेत्र। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो बच्चों अगर राष्ट्रीय आय की बात करें भाई, ओके, तो भैया आपको बता दूं वो किया था आपके दादाभाई नौरोजी ने। इन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी, है ना। अगला देखो, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है? ये तो आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन आप इसका एग्जाम्पल किसी को नहीं दे पा रहे होंगे। आखिर छिपी बेरोजगारी होती कहाँ है? बच्चों आपको बता दो, छिपी बेरोजगारी की बात है कि जब काम तो हो 5 आदमियों का और जब उस काम में 20 आदमी लग जाएं तो वहां पर ऐसी बेरोजगारी छिप जाती है जो आपको दिखाई नहीं देती है। ये बेरोजगारी अक्सर आपको देखने के लिए मिलती है कृषि में। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये बेरोजगारी आपको देखने के लिए मिलती है कृषि में। बच्चों ये ध्यान रखना, जिनका पेपर 13 तारीख के बाद है, जिनका पेपर 13 जून से लेकर 20 जून तक है, अगर तुमने आज की पीडीएफ पढ़ ली और हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिया तो बच्चों यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब है आज की पीडीएफ में। मैं सारा पढ़ा नहीं पाऊंगा जबकि, क्योंकि आपको पता मेरी क्लास तो 2 घंटे की, मैं तो 6 बजे बंद नहीं, मैं तो 5:15 बजे बंद कर दूंगा। अब आप देखो जरा, यहां पर आ जाओ जरा। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक रही? अब योजना अवकाश का क्या होता है बच्चों? देखो, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आपको चीजें समझना। जब तक आपको ये ना पता हो प्लानिंग लीव क्या होती है, योजना अवकाश होता क्या है, किसे बोलते हैं योजना अवकाश, तो पढ़ने और पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों योजना अवकाश का मतलब यह है कि जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना ना बन पाई हो। हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी, वो 1951 से लेकर 1956 तक बनी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक बनी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक बनी। लेकिन यहां 1966 से 1969 तक हमारे देश में पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। उसका कारण क्या था? कारण यह था, एक बार बदतमीजी करी थी चाइना ने और 2 बार बदतमीजी कर देगा बेटा, एक बार बदतमीजी करेगा कौन? पाकिस्तान। आपको पता होगा हमारे देश पर इस दौरान 2 बड़े आक्रमण हुए थे बच्चों। पहला आप जानते हैं 1954 में कौन कर रहा है? 1954 में कर दिया, आप जानते हैं आपके क्या बोलते हैं बेटा, वो चाइना, सॉरी 1954 में हुआ बेटा भारत और चाइना का समझौता हो गया। भारत चाइना का समझौता हो गया जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहा गया। क्या गया? पंचशील। अब बच्चों दोस्ती टूट गई 1962 में आकर। 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। किसने? चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और बच्चों 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। तो 2 बड़े आक्रमण हुए भारत पर। इसी वजह से हम लोग अपने देश में पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए। ठीक है भैया, देखिए हमारे देश में ये चीजें सिखाई जाती हैं हर परिवार में, हर घर में, कि कभी गरीब पर हाथ मत उठाओ, कभी निहत्ते पर हाथ मत उठाओ, किसी गरीब को मत सताओ। लेकिन बच्चों पाकिस्तान इन चीजों को मानता ही नहीं है। अगला देखो, सवाल यह है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर की लक्ष्य रखा गया था? यह सवाल आपसे पूछा है, बताओ जरा। बताओ भैया। तो बस दोस्तों ये किया गया था संचार। अगला देखो, किसान क्रेडिट कार्ड कब लागू हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, बताओ जरा। देखो 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे 100, बाकी जो ना आपस में बातचीत में लगे हुए हैं। तू क्या कर रही है? तुम्हारा घर क्या बना है? मेरा पेपर 12 तारीख को है, मेरा 20 तारीख को है। तुमने खाने में क्या खाया है? तुम आज कहां घूमने गई? पागल हो तुम?
दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 98-99 में। कब हुई थी? 98-99। अगला देखो, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? आपको बता दो, 3 बार पेपर में आ चुका है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब दे दो जरा, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी बच्चों? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और बच्चों वो पंचवर्षीय योजना थी, 6वीं। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए वर्तमान भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 19 है, 17 है, 12 है या 27 है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? तो आपको बता दूं, आंसर आ जाएगा आपका 12। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। बच्चों 20 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिलेगी 5:15 पर। सिर्फ 5:15 से 5:30 तक ही, 5:30 तक ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में पीडीएफ का लिंक हटवा दूंगा ऐप से। ऐप पे आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए बता रहा हूं पीडीएफ मिलेगी कैसे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए कुछ हमने लिखे हैं 2-4 पॉइंट। आगे देखो, आगे 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 आओ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो बच्चों वो राज्य है आपका असम। अगला देखिए, अगला सवाल है संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो भैया वो राज्य है आपका मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक। अगला देखो, भारत के क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है? अब जरा इस सवाल का जवाब दे दो। बिहार पुलिस की क्लास हम जल्दी शुरू करने वाले हैं बेटा, 1-2 दिन में, परेशान मत हो। बोलो भाई जवाब दो। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत का क्षेत्रफल है 32 गुना। कितना है? 32 गुना। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल है, सॉरी माफी चाहूंगा, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर मैं पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात करूं तो 8 लाख के आसपास है, 8 लाख के। तो भैया कितना गुना हो गया ये? गुरुजी तो 4 गुना हो गया, ऑप्शन है ये रहा 4 गुना। ऐसे निकाला करो। अगला देखिए, अगला सवाल है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? बताइए। भारत का, देखो बच्चों जो क्लास में आके मेरी में बात करेगा और विशेषकर किसी लड़की का नाम लेगा, मैं साफ बोलता हूं वो सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा, उसका सिलेक्शन उससे खुद दूर जा रहा है। वो अपने सिलेक्शन जो करा, चल भाई जा, अभी मैं नहीं सिलेक्शन लेना चाहता, जा, मेरे मम्मी पापा बहुत पैसा, मैं सिलेक्शन नहीं लेना चाहता। ये जितने बैठे हो ना, और जितने तुम अपनी आंख दुखा रहे हो मोबाइल देख देख कर, ये जो मैं भी अब बेटा यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी भी आंख दुखती होंगी ना, मेरी भी तो आंख दुखती है ना, मैं भी तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, आपकी भी तो आंख दुखती होंगी यार। आंख दुख रही है, एक जगह बैठे हो ना, किसी से बात कर रहे हो, और फिर भी सिलेक्शन ना लो, फिर भी इन लड़कियों से बात कर रहे हो, लड़कों से बात कर रहे हो, गलत है, मर्जी आपकी है। दोस्तों आंसर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है, ये आपको बताना है। वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है? तो दोस्तों सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है आपकी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर की सीमा है। 4096.6 किलोमीटर की सीमा। कहीं कहीं पर ये 7 भी लिखा तो परेशान मत हो जाना, है ना, 4096.7 कर लीजिएगा। अगला सवाल, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 ओर देश की सीमा है या उसे 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? वह कौन सा राज्य है, बताओ जरा। ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? बच्चों वो है आपका त्रिपुरा। वो क्या है आपका? त्रिपुरा, जिसे 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं बच्चों। इन कथनों पर विचार करो और आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पहले पढ़ना और तब जवाब देना, बाद में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन आप पहले पढ़िएगा जरा इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा। सवाल है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर
पूर्व की पश्चिम की अपेक्षा ज्यादा है। मतलब यह है कि अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, तो बच्चों इस पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो पूरब से पश्चिम की कितनी 2933 किलोमीटर है। सर ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई, पहली वाली ठीक है यार, उत्तर से दक्षिण ज्यादा है। दूसरा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी बिल्कुल ठीक है यार, तो दोनों ठीक हो गए, ए और बी दोनों ठीक हो गए। ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, ए और बी दोनों ठीक हो गए, तो लगाओ दोनों ठीक भैया, दोनों ठीक हो गए। तो अगला देखिए, अगला सवाल, अधिकतम राज्यों के साथ स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? आ जाओ भैया, देखिए ऐसा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से, एक देश से, नेपाल से, और एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी और एक देश, 8 स्टेट, इनसे सीमा टच करता है। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? सवाल का जवाब दो। सवाल सुन लो, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए जरा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यह सवाल आपको बताना है। देखिए अगर मैं दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। अगला देखिए, माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसे जिले का दर्जा दिया गया है, जिसे जिले का दर्जा दिया गया है, एकमात्र ऐसा द्वीप जिसे जिले का दर्जा दिया गया है। यह है कहां पर बच्चों? यह असम में है। अगला देखो, सरक्रिक कहां पर स्थित है? सरक्रिक, सरक्रिक कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। आप लोग अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो लिखो PM। मेरे सारे कोड वर्ड यही है, अब इसे आप पवन मोरल समझो या इसे प्रोमिस समझो, कुछ भी समझो। जो बच्चे आज पहली बार हमारे इस अड्डा परिवार में आए वो कितने बच्चे हैं, वो PM लिखो सभी बच्चे जरा एक बार, सारे बच्चे एक बार PM लिखिएगा जो पहली बार आए हैं। और आप लोगों को आज मैं कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहली बार आए, आपको थोड़ा लगा कि पवन सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जो भी बच्चा नया जुड़ा हो। और मैं फिर से आपको बता दूं, आज मैं आपको अपना PDF देकर जा रहा हूं, सारी PDF फ्री देकर जा रहा हूं। सुन लो पहले 1 मिनट के लिए, आज आपको PDF दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स। ये वाली PDF आपको मिलेंगी, 500 क्वेश्चनों की PDF आपको मिलेगी, जो सुबह मैंने 3 क्लास में पढ़ा है वो आपको मिलने वाला है ना। चलिए अगला देखो, इनको सुमेलित करो और जरा बताओ इनका आंसर क्या होगा। इन सबको सुमेलित करो और बताओ इनका आंसर क्या होगा, बताइए जरा। इस चौहान को मैं ब्लॉक करता हूं, बेटा रुको जरा, इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूं। काफी टाइम वेट कर लिया चौहान साहब तुम्हारा, आज ग्रुप में कोल्ड ड्रिंक पिला ही देते हैं। लो पी लिया आपने कोल्ड ड्रिंक, चलो जाओ घर, नहीं है तुम्हारे जैसे की जरूरत हमें। अब आप इनको मैच करो जरा और मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों कि इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिए हम जानते हैं काजीरंगा आपके असम में पड़ता है, गिर कहां पड़ता है? गिर गुजरात में पड़ता है। इसका मतलब पहले का आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब 4 से कोई ऑप्शन शुरू है? 4 से तो एक ही ऑप्शन शुरू है, वही हमारा आंसर हो गया। 4 1 2 3 बात खत्म, हमारा एक ही आंसर हो गया। इसलिए तो बोलता हूं कि सारे 6 की मत किया करो। भरतपुर राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। चलो बन गया काम। अगला देखो, अब अगर मैं आपको और आगे लेके चलता हूं बच्चों, और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ये रहा सवाल, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कॉफी होती है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा भारत में कॉफी होती है?
तो बच्चों मैं पहले आपको बता चुका हूं, केरल मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, असम चाय सबसे ज्यादा होती है, कर्नाटक कॉफी सबसे ज्यादा होती है, और विश्व स्तर की बात करूं तो विश्व स्तर पर ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है बेटा, है ना। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सवाल का जवाब दिया जाए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? जवाब दो। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बच्चों वो हो जाएगा डिगबोई। देखिए डिग का मतलब होता है खोदना, बोई का मतलब होता है लड़को, लड़को खोदो, लड़को खोदो। ये है कहां पर? ये आपका असम में है। ये है कहां पर बच्चों? आपका असम में है। लड़को खोदो। पीडीएफ मिलेगी, पक्का मिलेगी, जाऊंगा नहीं, माता रानी की सौगंध खा के बोलता हूं बच्चों, मैं कभी क्लास में नहीं आऊंगा अगर तुम्हें पीडीएफ आज देकर ना गया। आप लोगों को वो करना है जो मैं बोलूंगा, आप लोग जो कहोगे वो मैं करूंगा, पीडीएफ आपको दो के जाऊंगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है, यानी कि सबसे ज्यादा? तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक। अगला देखो, अगला सवाल आपको ये बताने हैं, इन सवाल का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? बताओ, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? जवाब दो। पीडीएफ के लिए अभी 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बाद पीडीएफ दे दूंगा, 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा, वेट कर लो बस। तो दोस्तों ध्यान रखना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी, ये दोनों इसके सदस्य थे। आंसर आ जाएगा 1 और 3, आंसर आ जाएगा 1 और 3। है किसी ऑप्शन में? ये रहा बेटा सी, ये वाला आंसर आएगा जो भी आपका लिख रहा हो, ये 1 और 3। अगला देखिए, 1 और 3, यहां 1 और 4 लिख रहा है, उधर 1 और 3, तो वो वाला भैया सी, ये है सी, 1 और 3 आएगा। अगला देखो, अगला सवाल है 26 नवंबर 1949 को संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? सवाल सुन लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताइए। 26 नवंबर 1949 को संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा, भारत के गवर्नर जनरल, भारतीय संसद या ब्रिटिश संसद? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये किया गया था आपका किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। आप मुझे बता सकते हो संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? अगर मैं आपसे पूछूं संविधान सभा में कितने मेंबर थे? संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो बेटा 389 मेंबर थे। कितने? 389 मेंबर थे। ठीक है। अगला देखिए, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन की अगर हम बात करें तो अपनाया गया था बच्चों आपका 24 जनवरी 1950 के दिन। कब? 24 जनवरी 1950 के दिन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको मैंने हिस्ट्री के सवाल कराए, आपको मैंने ज्योग्राफी के सवाल कराए, आपको मैंने बायो के सवाल कराए, आपको मैंने इकोनॉमिक्स कराई, अब मैं पॉलिटी करा रहा हूं। और ये इसलिए तेज करा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा पेपर है, वरना तेज पवन मोरल पढ़ाता नहीं है कभी, आप जानते हो मैं बहुत टाइम लेके पढ़ाता हूं, धीरे धीरे पढ़ाता हूं। 7 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बताइएगा जरा बच्चों, निम्नलिखित में से किसे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कहा जाता है? जवाब दो। बोलो भैया। तो दोस्तों ये कौन थे? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। गलत है भैया आपका आंसर। इसका सही आंसर आएगा आपका पंडित नेहरू जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोलता है बच्चों, इस सवाल का जवाब दो तो जरा एक बार पढ़ के दिखाओ तो। नीड पीडीएफ डेली क्लास। ओके बच्चों, ओके, इसका जवाब दीजिएगा। एक बच्चे ने 20 रुपए भेजे हैं अभी, उनका तहे दिल से स्वागत है भाई, इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई। ₹22 पे किए हैं, इनका नाम है COC। चलिए थैंक यू।
बताओ बच्चों, हमने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। बच्चों इस सवाल का अगर मैं जवाब देखूं, यह एक शुभ दिन था, 26 जनवरी कोई शुभ दिन नहीं है, कुछ नहीं कामों की बात, ये भी गलत है। इस तिथि को 1942 में आंदोलन चला, गलत, क्योंकि आंदोलन चला कब था, 8 अगस्त को। कब चला था, 8 अगस्त 1942 को, तो ये भी गलत है गुरुजी। हाँ बिल्कुल गलत है, तो भैया यही सही है, पहला वाला ही, ये पहले वाला ही सही है। अगला देखो, संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या बोलता है, संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या बोलता है, ये आपको बताना होगा। संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है, बताइए जरा। संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है, राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का संघ, राज्यों का परिसंघ। तो बच्चों वो बोलता है आपका राज्यों का परिसंघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1। चैट रेवेन्यू 22 रुपए भेजने वाले बच्चे को थैंक यू सो मच। अब जवाब दीजिएगा इस सवाल का, कौन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कौन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज संडे का दिन था, मैं भी घर जा सकता था, मैं भी अपने मम्मी पापा बच्चे भाई बहन वाइफ सबके साथ बेटा खाना खाना घूमना वो सब कर सकता था, लेकिन नहीं यार, पहले आप हो, आपका पेपर है, समझ रहे हो ना, आपका मेरे लिए आप जरूरी है, फैमिली बाद में। और बताओ यार, पहले आप हो। हमारा सिर्फ मेरा पूरे अड्डा परिवार का, हमारे एमडी साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हर घर शिक्षा, हर घर जॉब। वो तभी होगी जितना टीचर एफर्ट लगा रहा है, उससे ज्यादा आपको एफर्ट लगाना होगा, है ना। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब। अगला देखिए, सवाल है प्यारे साथियों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। पीडीएफ का टाइम हो चुका है, सभी बच्चे जल्दी से आ जाओ, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दो, समझ रहे हो ना, एक बार शेयर कर दो ताकि सब आ सके, सबको क्यों, क्योंकि मैं 15 मिनट ही ओपन करके रखूंगा पीडीएफ वाला ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका राष्ट्रपति महोदय। अगला देखो, अगला सवाल है 1948 में सरकार द्वारा भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु किस आयोग का गठन किया गया था। तो बच्चों उस आयोग का नाम था मेरे प्यारे साथियों एसके धर, एसके धर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नए राज्य भारत में कौन बना सकता है, भारत में नया राज्य कौन बनाता है, ये आपको बताना है। यार पीडीएफ की बात है तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा, मैं भी एक बार अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, आप लोग भी शेयर करो। बोलो बच्चों, नया भारत में राज्य कौन बना सकता है। तो अगर मैं नए राज्य की बात करूं तो भारत में नया राज्य बना सकता है मेरे प्यारे साथियों, संसद बना सकती है। हमारे भारत में अगर कोई नया राज्य बना सकता है तो वो सिर्फ संसद बना सकती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए बच्चों, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो आपका 69वां संविधान संशोधन। कौन सा 69वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। अगला देखो बच्चों, भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो बच्चों भारत में यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों वो है आपके सिर्फ और सिर्फ इस समय 8। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बच्चों, ये तुम्हें बताना है।
अब जितने भी बच्चों को यहां बैठे हैं और सबको पीडीएफ चाहिए, मैं जानता हूं सबको पीडीएफ चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट सबको चाहिए, ये आप जानते हो बच्चों कि मेरे हैंड रिटन नोट सबको चाहिए, ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं मेरे हैंड रिटन नोट सबको चाहिए। सब बच्चे चाहते हैं कि पवन के नोट्स हर किसी बच्चे के पास में हो ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। मैंने वादा किया था 5:15 का, सौगंध खाई थी माता रानी की पीडीएफ देकर जाऊंगा, बिल्कुल दूंगा। एक काम आपको करना होगा, दूसरा काम मैं आपके लिए करूंगा बच्चों। आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, पहले ऐप डाउनलोड करो, पहले सभी बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करो फटाफट, सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। पहले सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे साथ, मेरे साथ आप सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करोगे बच्चों। कैसे होगा ऐप डाउन, जिसका ऐप डाउनलोड है, ध्यान रखना सिर्फ मैं 5-15 मिनट तक ही अब खोल के रखूंगा, वो बंद कर दूंगा, इसके बाद फिर लिंक। देखो आपको क्या करना है, यहां जाओ अड्डा 20 सॉरी आपको यहां जाना है, यूट्यूब पे जाइएगा। कैसे होगा लिंक, ये देखो जरा कैसे लिंक डाउनलोड होगा। यहां पे जाना है, यहां आपको लिखना है एसएससी अड्डा, जो कि आप क्लास देख रहे हैं इस समय। ये एसएससी अड्डा जैसे ही आपने खोला, देखो बच्चों ये मेरी क्लास चल रही है क्लास। इस क्लास को आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहां ऐप का लिंक लगा हुआ है, इस ऐप के लिंक पे जाओ। सभी बच्चे, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों। जिस बच्चे के पास ऐप होगा वही मेरी पीडीएफ ले पाएगा, और जिसके पास ऐप नहीं होगा वो मेरी पीडीएफ नहीं ले पाएगा। मैं 2 मिनट सबका वेट करूंगा बच्चों। ये रहा ऐप का लिंक, इस पे जाओ, जाते ही आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। मैं 2 मिनट आप सबका वेट कर रहा हूं। 2 मिनट, कितने मिनट, 2 मिनट में ऐप डाउनलोड कर लो, जितने बच्चे कर सकते हो। और लिंक लगवा रहा हूं तुरंत। टेलीग्राम पर कुछ नहीं, कोई भी टेलीग्राम नहीं होता बेटा। जब आपको सारी चीज ऐप पर मिल रही है तो बच्चों दोस्तों, अब देखो एक बच्चा बोल रहा है गुरुजी इंडिया हार गई। भाई ये तो बड़ी दुख की बात है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ना तो आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी बच्चे जाओ ऐप लिंक, ऐप डाउनलोड करके आओ। सभी बच्चे जाइएगा और 2 मिनट में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका पहले से डाउनलोड है अच्छी बात है, सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन करूंगा ऐप को, फिर हटा दूंगा बच्चों, ध्यान रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, जो बच्चा इसे जाकर अभी डाउनलोड कर लेगा, देखिए साफ साफ है, ये लिंक लगा हुआ ये वाला, इस लिंक पर जाओ, तुम्हें भी दिख रहा होगा, और अपना ऐप डाउनलोड करो जल्दी से। मैं 1 मिनट का समय आपको और दे रहा हूं, 1 मिनट का समय और। एक बच्चा बोल रहा गुरुजी 1 मिनट और, ठीक है 1 मिनट और रुक गए, 1 मिनट और रुक जाते हैं। एक बच्चे ने आज मुझ पर आरोप लगाया सुबह कि गुरुजी तुमने झूठ बोल दिया, झूठा आरोप, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बच्चों। मैं अभी पीडीएफ देके जाऊंगा तीनों क्लास की पीडीएफ देके जाऊंगा, ध्यान रखना। हो गए भैया? जिनका है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो डाउनलोड करो। मैं फिर टाइम दे रहा हूं आपको, जिनको पीडीएफ लेनी है सिर्फ मैं 15 मिनट तक ही इस लिंक को ओपन करूंगा, 15 मिनट के बाद लिंक बंद कर दूंगा। फिर से कह रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, भागने चाहते हो भाग जाओ, लेकिन बच्चों जिसको पीडीएफ लेनी है, मेरे हैंड रिटन नोट चाहता है, वो 1 मिनट और रुकेगा, 1 मिनट और रुकेगा। और कोई भी बैच लेने के लिए आप कोड यूज करेंगे Y367। आज आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देखो बच्चों एमटीएस का बैच आज आपको मिल रहा है 480 रुपए का, और जिस दिन फॉर्म आ जाएंगे उस दिन के बाद वो बैच मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। आपको ध्यान रखना 800-900 रुपए का मिलेगा। मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। नहीं 5:30 पे नहीं दूंगा बेटा, अभी 1 मिनट में दूंगा, 5:30 पे नहीं दूंगा बच्चों। हो गया दोस्तों? सबसे पहले आप देखो, आपको क्या करना है, आप यहां हो, एक पीडीएफ आप पहले, ओ माय गॉड क्या हुआ, 1 सेकंड रुकना जरा। ये क्या हुआ भाई, कहां की क्लास चल रही थी अभी तो।
देखो बच्चों, आपकी हो गई भैया, हो गया सबका, डाउनलोड हो गया। अब देखो, अब दोस्तों जब आपका ऐप डाउनलोड हो गया, पहले तो इसको लाइक करो जिसने लाइक ना किया हो, ठीक है। और लाइक करने के बाद में अब देखिए, मुझे रोना आ रहा है, जल्दी गुरुजी पीडीएफ दे दो। अरे पीडीएफ दे रहा हूं, वेट तो करो जरा, वेट तो करो, 1 सेकंड रुक जाओ। जब आपसे बोल दिया तो देकर जाऊंगा तो जाऊंगा। आपसे बोला था ना कि आज मैं पीडीएफ देके जाऊंगा, ठीक है। अरे ये हट जा भाई, कितना लंबा समय लेगा यार। चलो कोई बात नहीं भैया, इनकी भी सुननी पड़ती है। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आओ। यार ये क्यों भग रहा है बार बार यहां से, है क्या हो रहा है इसको? 1 सेकंड रुकना बच्चों, यार पता नहीं क्या हो रहा है क्लास को। ये आपकी क्लास चल रही है, 1 मिनट के देखो, 1 मिनट के देखो, ये आपकी क्लास चल रही है। क्लास चलने पर मेरे प्यारे साथियों, अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है यार ये। 1 सेकंड रुको बच्चों, चाहे 1 घंटा लग जाए, पीडीएफ तो देकर जाऊंगा जो बोला यार। बच्चों सुनो, देखो यहां देखो 1 मिनट के लिए, और ये रहा बेटा, देखो ये रहा पीडीएफ का एक लिंक। इस पीडीएफ के लिंक पे मैं आपको दिखाता हूं सुबह की तीनों सारी क्लासों के नोट्स, सारी क्लासों के नोट्स मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आज सुबह मैंने आईपीएल पढ़ाया, आईपीएल के नोट्स ये रहे बेटा। और जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स कहां है, देखो भैया हैंड रिटन नोट्स देख लो। अगर मैं हैंड रिटन नोट्स की बात करूं तो वो कहां है गुरुजी, तो वो भी आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, बिल्कुल लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। इसे स्क्रॉल करते हो बेटा, सारी पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएंगी, सारी की सारी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएंगी। जल्दी जाओ, फटाफट डाउनलोड करो, जल्दी जाओ बेटा और डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को। जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो बच्चों। ठीक है, जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ मिल गई सबको, पीडीएफ सबको मिली बच्चों, सब बच्चों को पीडीएफ मिली नहीं मिली? मिल गई पीडीएफ? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा रुक जाओ, जिन बच्चों को पीडीएफ मिल गई, सारी चीजें हो गई, उनका काम बन गया, सुबह की तीनों क्लास की पीडीएफ मिल गई, जो बच्चे लेट आए थे उनको मिल गया। ये वाला कब का ले लिया? अरे भैया यही तो क्लास का पीडीएफ देना था आज आपको, सुबह वाली का देना था, अब वो भी दे दिया हूं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आज कौन बच्चे हैं जो एमटीएस का बैच लेना चाहते हैं? पीडीएफ मिल गई, छोड़ो पीडीएफ को, अब आ जाओ एमटीएस का बैच और बिहार पुलिस का बैच, कौन कौन बच्चा लेना चाहते हैं? हैंड रिटन इसी में है बेटा, लास्ट में लगे हुए हैंड रिटन भी, हैंड रिटन नोट्स भी इसी में लगा हुआ लास्ट में, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 लिखो। जो बच्चे आज जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे आज जुड़ना चाहते हैं, ये रही हमारी वेबसाइट, इसे ओपन कर लीजिएगा। आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं, आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं बेटा, यहां देखो ऑल कोर्स पे जाओ, एसएससी पे चले जाओ, एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करें तो डबल वैलिडिटी पर महापैक है। एसएससी एमटीएस का महापैक डबल वैलिडिटी पर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एसएससी एमटीएस का महापैक आज डबल वैलिडिटी पे है, फटाफट ले लो। डबल वैलिडिटी आ जाइए, हो सकता है कल को ना रहे, हो सकता है परसों को ना रहे। 1 मिनट रुको, अगर हैंड रिटन नहीं लगे तो मैं लगवा रहा हूं, मैंने लगवाए हैं अपने हाथ से खुद, ठीक है ना, मैंने लगवाए हैं अपने हाथ से। बच्चों आप जैसे ही यहां पे जाते हैं तो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां आ जाइएगा, और जब आप जाते हैं तो यहां पे आपको कोड लगाना है, क्या, Y367। आपको कोड लगाना है बच्चों Y367, Y367। आप जैसे कोड लगाते हैं तो देखो आज आपको एसएससी एमटीएस का महापैक डबल वैलिडिटी पर मिल रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आज एसएससी एमटीएस का महापैक आपको डबल वैलिडिटी पर मिल रहा है। यह बात आप याद रखो, किस पर मिल रहा है, डबल वैलिडिटी पर मिल रहा है। हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो मैं लगवा रहा हूं, अभी परेशान मत हो, मेरे बात पे विश्वास रखो ना, मैंने कहा था ना आपसे सब लगवा दूंगा, लगवा के जाऊंगा।
मेरी बात पे विश्वास रखो, मैंने लगवाए हैं अपने हाथ से यार, कैसे हो सकता है ऐसा, इम्पॉसिबल है। तो बच्चों फिर से बता रहा हूं, आज एसएससी एमटीएस का महापैक ये डबल वैलिडिटी पर है। आपको मिलेगा कैसे? अब जो बच्चा, देखिए आपको बता दूं बच्चों, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको 4448 हमारी पुरानी वीडियो मिलेंगी, इसमें आपको 533 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इसमें आपको 500 घंटे की लाइव क्लास, 115 ई बुक, ये सब कुछ मिलने वाला है अगर आप कोड लगाते हैं बेटा Y367। Y367 लगाने पर एमटीएस का महापैक डबल वैलिडिटी पर मिल रहा है। और बताओ क्या है नितेश, फटाफट जाओ परचेज कर लो, फटाफट जाओ परचेज कर लो बच्चों, इससे बढ़िया मौका शायद तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। आज एमटीएस का महापैक डबल वैलिडिटी पर है, मात्र कितने रुपए में आपको मिल जाएगा दोस्तों, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। 880 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा, 880 रुपए में, कितने में? 880 रुपए में मिल जाएगा अगर आप कोड लगाते हैं Y367। डबल वैलिडिटी का मतलब है 24 माह के लिए। कितने माह के लिए? 24 माह के लिए बच्चों, 24 माह के लिए। तो बच्चों जो भी बच्चा चाहता है इसमें जुड़ना तो भाई फटाफट जुड़ जाए। जहां मैं आपको दे रहा हूं बेटा, क्या जहां मैं आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, आज डबल वैलिडिटी। एक बच्चा बोला झूठी सौगंध खाते हो, क्या झूठी? बताओ क्या नहीं मिला आपको, क्या नहीं मिला आपको, ये बताओ मुझे। हाथ से लिखा हुआ नहीं मिला, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक मिनट रुको, मैं अभी बुलाता हूं। मैंने खुद लगवाई अपने हाथ से बच्चों, मैंने खुद लिखवाई अपने हाथ से, वेट करो, मैं बुला रहा हूं, एक मिनट रुको, मैं लगवाता हूं। एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, ये वाली मिल गई ना तो ये भी दे दूंगा अभी, जरा इसको अभी दे दूंगा। अभी कोई सेशन लगवा रहा हूं दूसरा, उसमें दे दूंगा, परेशान मत हो, मैंने खुद भेजे हैं। ऐसा कैसे हो गया यार? ठीक है बच्चों, नहीं मिले तो परेशान मत हो, मैं आपको अभी लगवा रहा हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लगवा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। हम झूठ नहीं बोले हैं, भगवान की कसम हम खा के बोलते हैं बच्चों। हमने लगवाई थी पीडीएफ, अब पता नहीं क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई मैं नहीं जानता, वरना मैंने लगवाई थी। विपिन चौधरी, अब से ठीक 10 मिनट बाद मैं लाइव आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अब से ठीक 10 मिनट बाद मैं लाइव आ रहा हूं, बात खत्म। और तुम्हें लगवाकर ही देकर जाऊंगा, बात खत्म। 10 मिनट के लिए आ रहे हो? नहीं, वो है आदित्य हैं, गए, उनसे पूछो पीडीएफ का लिंक बनाया था उन्होंने, वो लगी क्यों नहीं अभी तक, बात करो। आदित्य ने, अखिलेश ने, आप बात कीजिए बच्चों, मैं लगवा रहा हूं अभी, जरा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ बस जरा। अभी आपके सामने मैंने भैया बुलाए हैं, उनसे बात की है, वो देख रहे हैं, लगवाते हैं अभी। बोलो कि वो पीडीएफ नहीं, कोई और पीडीएफ लगी हुई है, कैसे लग गई वो? बच्चों आप परेशान मत हो, मैं इसके बाद 5 मिनट बाद लाइव आ रहा हूं आपके लिए। मैं जाकर बाहर जाकर खुद बात कर रहा हूं टीम से, और अभी मैं 5 मिनट बाद लाइव आ रहा हूं, आपको वो मैं देकर जाऊंगा। तो नमस्कार बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, मुझ पर विश्वास रखिएगा, मैं बैच आपको ये पीडीएफ देकर जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद बच्चों। मैं 2 मिनट बाद लाइव आ रहा हूं, विश्वास करो मेरी बात का, 5-7 मिनट बाद लाइव आ रहा हूं और सारी बात बताऊंगा आपको, ठीक है? बाय बाय। और हाँ बच्चों, एक बात और बता दूं, आज 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास है, उस क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है भैया? बाय बाय।